नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन पे। मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप कहाँ हैं, वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि कुछ काम, घर के काम में फंस गया था जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो है हर एक या 2 दिन में एक वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, जितना हो सकता है। क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अभी भी जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम चल ही रहा है। अभी मैं रात के 1 बजे तकरीबन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, उसको पे बाद पे कभी चर्चा करेंगे हम। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, आज हम जो है वो मौलिक अधिकार देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रश्न अगर फंडामेंटल राइट से बनेंगे, आप पॉलिटी से बनेंगे तो फंडामेंटल राइट से बनेंगे आपके। और यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, एक एक करके समझेंगे। हालांकि आज हम केवल 2 फंडामेंटल राइट्स का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और इधर जो आपको दिख रहा है ये है कुछ बेसिक्स, ठीक है, जो पता होना चाहिए आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मौलिक अधिकार से संबंधित कि क्या क्या प्रश्न है। जैसे कि पूछता है, आपसे सिंपली क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, एकदम कुछ ज़्यादा लेंदी बनेगा नहीं, आपसे सिंपली पूछेगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में है, कौन से पार्ट्स में है, ठीक है, कितने हैं कितने नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इसको आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, लिख लेंगे तो वीडियो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल राइट्स। देखो, हम जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमें कुछ अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे हमें खाना खाने का अधिकार है, हमें कपड़े पहनने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें हमारा संविधान देता है। ओके, तो वो कौन से अधिकार हैं? जैसे आपको बोलने की आज़ादी मिलेगी, आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसी के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल। राइट्स मतलब क्या? राइट्स मतलब अधिकार। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, एज इट इज़ ये लिखा हुआ है हमारे पॉलिटी के बुक में। तो यहाँ पे आप जो भी आपको मैं देने वाला हूँ फैक्ट्स, वो सारी की सारी जो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक होती है वहाँ से मैंने लिया हुआ है। ओके, अब इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस भाग में है? तो आपको ध्यान देना है, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन की एक अवधारणा है। वहाँ के मजदूरों को वहाँ के राजशाहों द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसे वहाँ के लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सेम ये भी हमारे लिए एक अधिकार के समान ही है। हमें भी इससे अधिकार मिल रहा है, हमें भी संविधान हमारा अधिकार दे रही है, हमको कुछ अधिकार दे रही है, इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब देखिए, मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ था, और 26 दिसंबर 1950 को जब हमने अपना संविधान लागू किया था, उस वक्त हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में ये 6 हो गए हैं। एक जो हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हमने जो है वो हटा दिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास अधिकार बच गए हैं वो हैं 6। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा आपसे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसमें ये हुआ कि हमने एक संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे कानूनी अधिकार का रूप देके 300 का और भाग 12 में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनेंगे कि भाई संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ रखा हमने? तो 300 के क में रखा। क की जगह आपको 1 देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। फिर भाग 12 में हमने रखा है, इसको कौन से अधिकार का रूप दिया है? तो कानूनी अधिकार का रूप दिया है। ओके,
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मौलिक अधिकार हमारे पास कितने हैं अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे पास 6 हैं। मैंने बताया आपको 6 कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है आपका अनुच्छेद, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ये है आपके अनुच्छेद कि कितने से कितने अनुच्छेद में है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 6 अधिकार हमको मिले हुए हैं भारतीय संविधान द्वारा, जिसमें हम एक एक करके इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट में है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जिसका अनुच्छेद है 14 से 18। अब ये 14 से 18, 19 से 22 क्या है इसको समझिए। जब मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो तो भाग 3 में है, लेकिन आर्टिकल्स आपसे पूछे तो 12 से 35 में है। तो वही 12 से 35 को हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा अधिकार कितने कितने आर्टिकल्स में है। अभी स्टार्टिंग के 2 जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो मैं आगे बताऊँगा क्यों नहीं है। हमारा जो अधिकार है वो 14 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं 12 से 35 क्योंकि बाकी में जो 2 हैं 12 और 13 ये हमारे अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार से ही संबंधित हैं, इसलिए हम पूरा 12 से 35 को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। हमारा स्टार्ट होता है 14 से, ठीक है, 14 से 32 तक ही है, लेकिन टोटल हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वो है 12 से 35। तो यहाँ पे प्रश्न फंसता है कि आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन अनुच्छेद के कितने से कितने आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में वहाँ पे देगा आपको 14 से 32, तो आपको टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है 12 से 35, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने इस पे हम। तो सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। यह है 14 से 18, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में हमको समता या समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। थर्ड में है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और नंबर 6 पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम आर्टिकल 32 में हमने रखा है, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो ये 6 हमारे पास अधिकार हैं। तो कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं, चलिए वह फिर से आप रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ ही। पहला है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे टोटल 6 अधिकार हैं। आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं, 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो इसको याद हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप मैंने देखा यहाँ पे हमने इसको घेर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में है, इसको BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत बड़ी प्रश्न यहाँ से बन चुका है। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय संविधान में BR अम्बेडकर द्वारा किसे भारतीय मूल की आत्मा कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 32। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा 2 जगहों पे आपको इसका उल्लेख मिलेगा। एक तो प्रियम्बल को बोला गया है और एक यहाँ पे अनुच्छेद 32 को ही बोला गया है। तो अनुच्छेद 32 को बोला था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपका आंसर आएगा अनुच्छेद 32, यानी कि आर्टिकल 32, जिसमें क्या है, तो इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके माध्यम से कोर्ट जो है 5 तरीके की रिट्स जारी करते हैं। इसको हम जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा अधिकार तो 14 से स्टार्ट होता है 32 तक ही, लेकिन 12 और 13 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल 12 में है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट। जैसे सरकार, मतलब आपके अधिकारों का हनन कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है, ठीक है, विधानसभा कर सकती है, लोकल बॉडीज़ कर सकती है, तो इसका दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 12 और 13 में क्या है। मेन जो है वो प्रश्न आपका 14 से बनेगा, ठीक है, 14 से लेके 32। तो 12 में है राज्य की परिभाषा और 13 में है कि कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करेगी वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 13 में कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। जो भी इस संबंध में कानून बनाएगा वो शून्य होंगी। तो 12 और 13 में ये चीज़ें दी हुई हैं।
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो पहला हमारा क्या था, समता या समानता का अधिकार। तो हमने पहला यहाँ पर उठाया समता या समानता का अधिकार, जिसमें हमने देखा था कि 14 से 18 तक अधिकार दिया गया है। तो 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि इन 5 क्षेत्रों में हमें समता या समानता भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। ठीक है, तो टॉपिक हो जाएगा आपका समता या समानता का अधिकार। उसके अंदर हमने ये 5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में आपको समता या समानता मिलेगी। तो सबसे पहले है 14 में, देखिएगा कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी एक हैं, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, उसके बाद है 15 में है धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका रोक, उसके आधार पे हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। ठीक है, इसके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। अभी हाल ही में आर्टिकल 15 पे एक फिल्म भी आई थी आयुष्मान खुराना द्वारा, तो अगर आपने वो फिल्म देखा होगा तो ये आर्टिकल 15 आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको याद करने में नहीं होगी। उसके बाद अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता, यानी कि अगर हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ भी समानता मिलेगी। जिस तरीके से मान लो एसएससी कोई फॉर्म निकालती है तो वहाँ पे वो ऐसा तो नहीं करती कि इसको केवल एससी एसटी भरेंगे, इसको केवल ओबीसी वाले भरेंगे, इसको केवल जनरल वाले भरेंगे, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे कि एससी एसटी को जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो वो अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पे भेदभाव नहीं होता है। तो हमें जब नौकरी करने हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे साथ समानता की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि महिलाओं के साथ जो होता है कि भाई सेम काम कर रहे हैं लेकिन पैसा कम दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो इसी के अंदर वो आ जाएगा कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है इक्वालिटी रखा जाएगा। ठीक है, तो लोक नियोजन में समानता। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आप बोलूँगा आपको कि आपको केवल कीवर्ड्स पकड़ने हैं, आपको पूरा लाइन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल कीवर्ड्स लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बुक में पढ़ोगे तो विधि के समक्ष समानता आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावे और भी बहुत कुछ लिखा रहेगा, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है, हमें बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ेंगे और हमें याद हो जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर रोक, लोक नियोजन के आधार पे जो है समानता मिलनी चाहिए। फिर आते हैं आर्टिकल 17 में, ये बहुत बार प्रश्न बना है यहाँ पे कि आर्टिकल 17 में क्या है। तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत जो होता था ना पहले, ऊंचे कास्ट के लोग नीचे कास्ट के लोगों के घर पे अगर उनको अपने घर पे बुलाते थे तो उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, इस तरीके से होता था पहले। तो वो जो है अभी भी उसको हमें ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, नहीं ख़त्म करना है। तो इस तरीके के जो भी समाज में जो छुआछूत वाली जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना है। तो 17 में वही दिया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत करना है हमें। ठीक है, अनटचेबिलिटीज एबॉलिश्ड, किसी के साथ हम इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका आप कैसे कर सकते हो, देखो 17 में आ रहा है आपका स, और अस्पृश्यता में भी आपका स दो बार आ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने भी इसको इसी तरीके से याद किया हुआ है। फिर आते हैं आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे पहले में क्या होता था, पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने आप को टाइटल देते थे, राजा, महाराजा, अधिराज, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के टाइटल अभी आप अपने आप को नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस अगर आपको सरकार खुद से कोई टाइटल नहीं देती है तो। ठीक है, तो उपाधियों का अंत है, यानी कि आप अपने आप को कोई ऐसी उपाधि ना दे सकते हैं अपने आप को जिससे कि समाज में जो है असमानता का संदेश जाए। तो उपाधियों का अंत, इसको भी आप इसको याद रख सकते हो कि जैसे ही हमारा 18 साल होता है तो हमें बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। जैसे हम वोट कर सकते हैं, लड़कियां 18 के बाद शादी कर सकती हैं, और भी बहुत का लाइसेंस आप बना सकते हो। तो ये जो है हम एक तरीके की हमें उपाधि मिलती है, मतलब मैं रिलेट करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली तो उपाधि नहीं कह सकते इसको, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो याद करने के लिए कि जैसे ही हमारा 18 होता है, मतलब 18 एज के हम होते हैं, तो हमें बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। जैसे कि लाइसेंस बना सकते हो आप, लड़कियां शादी कर सकती हैं, हम वोट कर सकते हैं, तो उसको आप एक तरीके से उपाधि से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा नंबर 2 में था ना, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम देखते हैं जो कि हमारा 19 से 22 आर्टिकल्स में है। तो देखिए आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब अपने आप कोई व्यक्ति है
वो अपने आप को किस किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, बोल के, समूह बना के, धरना प्रदर्शन करके, कहीं पे जाके, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके आर्टिकल 19 में है। इसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर आपको 6 तरीके के जो हैं वो अधिकार दिए गए हैं कि आप इन इन तरीक़ों से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसको आपको एक कहानी के माध्यम से याद रखना है, और आप किसी से भी फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा तो आपको वो उसी तरीके से याद कराएगा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जैसे देखिए, पहले में एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बताएंगे कहानी कैसे याद रखना है। तो पहले में है आपका बोलने की आज़ादी, उसके बाद है शांतिपूर्वक एकत्रित होने की आज़ादी, तीसरा में है सभा या समूह बनाने की आज़ादी, चौथा में है भारत में कहीं भी आवागमन करने की आज़ादी, पाँचवा में है भारत में निवास करने की आज़ादी, और छठा में भारत में रोजगार करने की आज़ादी। अब इसको याद रखना है। तो देखिए, छोटा सा कहानी है कि मान लीजिए कि आप बेरोज़गार हैं, आपको नौकरी नहीं लगी, आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप घर गए, आप घर के आंगन में या घर के चौराहे पे आप खड़े हो गए हो, वहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे हो, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो। तो वहाँ पे आप पहले अपने अधिकार का यूज कर रहे हो, क्या, सरकार को कोसने का। कैसे कोस रहे हो, बोल के। सबसे पहले हो जाएगा बोलने की आज़ादी। अब जब आप बोलिएगा तो कुछ लोग हैं जो वहाँ पे आपको सुनने के लिए आएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की आज़ादी, यानी कि जो लोग आएंगे वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, आपको सुनेंगे, तो शांतिपूर्वक तरीके से वो आपकी बातों को सुनेंगे। तीसरा क्या है कि आप ही के जैसे लोग वहाँ पे आपको सुनने आएंगे, जिनका जॉब नहीं लगा है, जो सरकार के खिलाफ जिसमें नाराज़गी है, उस आप ही के जैसे लोग वहाँ पे आएंगे। तो आप क्या करोगे कि आपने एक यूनियन बना लेना है कि हम लोग एक यूनियन बनाएंगे और सरकार के पास अपना प्रस्ताव रखेंगे। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, सभा या समूह बनाने की आज़ादी, ठीक है। जो लोग आपको सुनने के लिए आए थे उसी में से आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा में क्या है कि आपने जब यूनियन बनाया तो आप यूनियन बना के क्या अपने घर के पास ही रहोगे, नहीं, आप सरकार के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास के पास जाएंगे। तो चौथा हमारा क्या हो जाता है कि भारत में कहीं भी आवागमन करने की आज़ादी, यानी कि जब आपने यूनियन बनाया तो आप वहाँ से चल जाएंगे कहाँ पे, अपने मुख्यमंत्री के आवास के पास। मुख्यमंत्री अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनता है तो आप दिल्ली कूच करेंगे प्रधानमंत्री आवास के पास। तो वही है यहाँ पे चौथा में क्या है कि कहीं भी आप आवागमन कर सकते हो, ठीक है। चौथा आपका ये हो गया। अब जब आप मान लो झारखंड से आप गए दिल्ली अपनी बात को रखने के लिए, वहाँ पे सरकार जो आपकी बात को सुन नहीं रही है, आपका जो धरना प्रदर्शन है वो काफ़ी लंबा चल रहा है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना 1 महीना से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए वहीं पे अपना खाना बना रहे हैं, वहीं पे रोज़गार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ प्रॉब्लम हुई कि आपको क्या है कि कहीं भी आपको वहाँ पे आप रुक सकते हो, कहीं भी आप टेंट लगा के, जिस तरीके से भी कहीं पे धरना प्रदर्शन होता है तो टेंट वगैरह लगा के वहाँ पे करते हैं ना, उस तरीके से आप भी कहीं पे वहाँ पे रुक सकते हो, यानी कि निवास कर सकते हो। आपको दिल्ली सरकार वहाँ से भगा नहीं सकती है कि आप जाइए अपने राज्य में, ठीक है। तो पांचवा जो हमारा है वो है भारत में निवास करने की आज़ादी, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके बस सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम वहाँ पे जाके बस सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा कि जब आप कहीं पे बस जाते हो तो फिर आपको रोज़गार चाहिए, आपको अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो छठा हमारा आर्टिकल छठा जो हमारा अधिकार है वो ये कहता है कि भारत में रोज़गार करने की आज़ादी है, यानी कि भारत में किसी भी क्षेत्र में आप जाके कोई भी रोज़गार आप कर सकते हो, नियम कानून के दायरे में रह के, ठीक है। और इलीगल काम आप नहीं कर सकते, आप गन सप्लाई नहीं कर सकते हो। आप कहोगे कि यार मैं भी तो रोज़गार ही कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, रोज़गार आपको वही करने हैं जो कि लीगल हो, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 20 में। तो देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22, तो 19 क्लियर हो गया। अब आएगा 20, 21 और 22 कल देखेंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के 2 संबंध में संरक्षण। मान लो कि आपने कोई अपराध किया है तो आपको उसके बाद भी कुछ अधिकार मिलते हैं, 3 तरीके के अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है कि उसे उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो उसके अपराध करने के समय था। मान लो कि 2015 में कोई चोरी करता है और चोरी के लिए 6 महीने की सज़ा थी, लेकिन उसको सज़ा सुना जाती है 2020 में, लेकिन 2020 में चोरी की सज़ा बढ़ के हो गई है 12 महीने, लेकिन उसको
सज़ा जो है वो 2015 के कानून के हिसाब से मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपराध 2015 में किया था और 2015 में अपराध करने की सज़ा 6 महीना थी, इसीलिए उसका जो सज़ा है वो 6 महीने का ही होगा, भले ही उसे सज़ा 2020 में क्यों ना सुनाया जाए। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में है कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी उससे जो है ज़बरदस्ती फोर्स करके गवाही देने के लिए अपने खिलाफ ही अपने 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 लिए बाध्य नहीं किया जाए कि हाँ बोलो कोर्ट में जाके कि आपने चोरी किया है, आपने मर्डर किया है, इस तरीके से। ठीक है, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो। फिर है लास्ट में हमारा कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। मान लो कि 2015 में किसी ने चोरी किया, 6 महीने की सज़ा हुई, 6 महीने की सज़ा काट के वो बाहर निकल आया। अब 2020 में फिर से उसको पकड़ के आप जेल में डाल दोगे, बोलोगे कि नहीं आपने चोरी किया था। चूँकि वो 2015 में चोरी किया था, उसकी सज़ा पूरी हो गई है, वो सज़ा काट के बाहर निकल चुका है, तो उसकी सज़ा अब ख़त्म हो चुकी है, वो अब फ्री है। आप उसे दोबारा पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हो। तो वही है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स थे, जहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वन लाइनर, वो मैंने सारा कवर किया हुआ है। इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बनते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में नहीं बनेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी में सिंपली प्रश्न बनते हैं, जैसे आर्टिकल 17 में क्या है, 16 में क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद और कितने भाग में है। ठीक है, पहले कितने थे, बाद में कितने हो गए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो मैं कल या परसों डाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।